सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वॉर डॉग्स के बारे में। ये कहानी है दो नौजवान लड़कों की जिन्होंने हथियार के व्यापार में इतना पैसा बनाया कि सबके होश उड़ गए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अल्बानिया का दृश्य आता है। हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़के को ये लोग बाहर निकालते हैं। सारे अल्बानियंस उसे पीट रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो उसके सर पे बंदूक लगा देते हैं। इस लड़के को लगता है कि अब ये मरने वाला है। तभी अपनी कहानी बताना शुरू करता है और हमें पता लगता है कि इसका नाम है डेविड। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक। डेविड कहता है कि जब भी कोई देश युद्ध पे जाता है तब सबको यही कहा जाता है कि हमारा देश खतरे में है और ये सिपाही हमारे लिए लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये सब कुछ बस एक व्यापार होता है। एक अमेरिकी सिपाही के शरीर पर जितनी भी चीजें होती हैं और उसके पास जितने भी हथियार होते हैं उन सब की कॉस्टिंग होती है $17,500, जो कि इंडियन करेंसी में बहुत ही ज्यादा है। और जब अमेरिका इराक में युद्ध लड़ रहा था तब उसने 20 लाख से भी ज्यादा सिपाहियों को भेजा था। और अगर हम इस पूरे खर्चे को कैलकुलेट करें तो ये पैसे बहुत ही ज्यादा है। और ये सारे पैसे किनके हैं? आम लोगों के, जिन्होंने टैक्सेस भरे हैं। और उनके टैक्सेस के पैसों से इन सिपाहियों को दिया गया है इतना सारा सामान, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारे देश को बचा सके। और यही काम दूसरे देश भी कर रहे हैं। जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं तब वो सिर्फ खर्चा कर रहे हैं, वो भी आम लोगों का। इसीलिए युद्ध सिर्फ एक व्यापार है। अब कहानी आती है 2005 के समय में और हम डेविड को देखते हैं। डेविड अभी जैसी लाइफ जी रहा है वो जिंदगी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक मसाज थेरेपिस्ट का काम करता है और ज्यादातर उसके क्लाइंट्स बूढ़े लोग हैं। डेविड बताता है कि उसकी उम्र अभी महज 22 साल है। उसने अपनी कॉलेज में पढ़ाई भी पूरी नहीं की। कॉलेज छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ करके यहाँ आ गया और अब उसकी जिंदगी गुर्बत में बीत रही है। उसने निश्चय किया है कि वो मसाज थेरेपी का काम छोड़ देगा और अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा। उसके पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है जो उसे लगता है। वो अपने लिए जाकर के बहुत सारी बेडशीट खरीदता है, वो भी अच्छी क्वालिटीज की, और लेकर के चला जाता है ओल्ड होम्स में उन्हें बेचने के लिए ताकि उसे आमदनी हो सके। लेकिन वहाँ का मैनेजर कहता है कि ऑलरेडी हमारे पास फंडिंग की कमी है, हम इतने महंगे बेडशीट नहीं खरीद सकते, हम सस्ते दामों वाले बेडशीट देते हैं अपने सारे लोगों को। डेविड समझ जाता है कि उसके ये पैसे भी डूब गए। इसी बीच वो जाता है एक फ्यूनरल में। तब उसकी नजर पड़ती है अपने स्कूल के एक दोस्त पे जिसका नाम है इफ्रेम। बहुत दिनों के बाद ये लोग मिले हैं। जैसे ही इफ्रेम यहाँ से निकलता है डेविड उससे बात करना शुरू कर देता है। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। इफ्रेम कहता है कि मैं एलए में था अपने अंकल के साथ और मैं हथियार खरीदने और बेचने का काम करता था, मगर मेरे अंकल ने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं मियामी आ चुका हूँ। यहाँ पर अपने धंधे को फिर से सेटअप करूंगा। रास्ते में इफ्रेम कार को रोक देता है और कहता है कि मुझे नशा करना है। उसे कुछ लोग नजर आते हैं। वो जाता है उनके पास नशे की चीजें लेने के लिए, उन्हें पैसा देता है और कहता है कि अब सामान दो। तब वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूकें दिखाते हैं, मगर इफ्रेम डरने वालों में से नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि इफ्रेम एक हथियारों का ही व्यापारी। वो आता है अपने कार के पास और डिक्की में से बंदूक निकाल करके हवा में गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखने के बाद इन सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। इस कारनामे को देखने के बाद अब डेविड बहुत खुश है। वो भी ऐसी जिंदगी जीना चाहता है कि वो किसी से भी ना डरे। वो पहुंच जाता है इफ्रेम के ऑफिस में। तब वो इफ्रेम को बात करते हुए देखता है बहुत सारे लोगों से। इफ्रेम पता लगा रहा है अपने कंपटीटर्स के बारे में। डेविड को भी अब रुचि आ गई है उसके धंधे में। उससे पूछता है कि आखिर तुम करते क्या हो। वो कहता है कि पहले मैं इंटरनेट पर हथियार बेचा करता था, लेकिन अब मेरी प्लानिंग है कि मैं अमेरिकन आर्मी को अपने हथियार बेचूंगा। डेविड कुछ भी समझ नहीं पाता। वो कहता है कि कोई भी अमेरिकन आर्मी को हथियार बेच सकता है। इफ्रेम कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो एक वेबसाइट खोलता है पेंटागन की, जहाँ पर सारी की सारी रिक्वायरमेंट आती है और सारे लोग बिडिंग लगाते हैं कि कौन उन्हें हथियार सप्लाई करेगा। इफ्रेम कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मगर मैं छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ही लेता हूँ। और छोटे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कम पैसे मिलेंगे। छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। मुझे बस बीडिंग करनी है। अगर मैं बीडिंग जीत गया तब हथियारों की सप्लाई मैं करूंगा। डेविड को ये चीजें बहुत ही अनोखी लगती है। वो आता है अपने घर पे। तब हम देखते हैं डेविड की पत्नी को, जिसका नाम है ईज डेविड को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर के लिए डेविड खुश होता है। तब उसे एहसास होता है कि अब वो पैसे भी नहीं कमा रहा। अगर उसके घर में बच्चा आ गया तब वो उन्हें पालेगा कैसे। वो तुरंत पहुंच जाता है आकर के इफ्रेम के पास और उसे पूरी बात बताता है। इफ्रेम कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। डेविड कहता है कि ये बात ईज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उसे युद्ध से नफरत है। इफ्रेम कहता है कि तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मुझे भी युद्ध पसंद नहीं है। तुम्हें अगर याद हो स्कूल में हम मोर्चा निकाला करते थे। ये सारे युद्ध हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं। अगर मैं हथियार ना भी बेचूं तो कोई और हथियार को बेचेगा। ये सिर्फ हमारे लिए धंधा है। जैसे पूरी दुनिया में लोग चीजें बेच रहे हैं, हम भी बस चीजों को बेच रहे हैं। अब डेविड भी इस बात को समझ जाता है कि इफ्रेम की बात में दम है और राजी हो जाता है उसके साथ काम करने के लिए। मगर उसने निश्चय किया है कि वो ईज को सच्चाई नहीं बताएगा। घर आने के बाद वो कहता है कि मुझे जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। मेरे पास जितने भी बेडशीट्स हैं मैं वो सब यूएस आर्मी को बेचूंगा। ईज भी खुश हो जाती है और डेविड लग जाता है काम पे। वो सबसे पहले इस पूरे धंधे को समझना चाहता है। अगले 1.5 महीने तक वो इसी के बारे में पढ़ते रहता है और सारी वेबसाइट्स को चेक करता है जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट आती है। इसी बीच इराक का युद्ध भी शुरू हो जाता है। डेविड इस बारे में भी पढ़ रहा है कि वो सारे हथियारों को खरीद करके कहाँ
कहाँ से लाएंगे। तब इफ्रेम उसे सारी बात बताना शुरू करता है कि उनका एक पार्टनर है जो सारी फंडिंग करता है। उसका नाम है राल्फ। राल्फ की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सारे पैसे वही देता है, बदले में जितना भी मुनाफा होता है उसमें से उसे 25% कमीशन देना पड़ता है। इफ्रेम ये काम बहुत समय से कर रहा है। वो बहुत सारी फर्जी कागज बना करके रखता है। उसे पता है कि उसकी कंपनी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे देखने के बाद कोई भी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, लेकिन इफ्रेम को ये बात भली भांति पता है कि कागजों में हेरफेर कैसे करना है। जैसे जैसे समय बीतता है वो ये सारी की सारी चीजें सिखा देता है डेविड को। एक दिन जब ये लोग क्लब में बैठे होते हैं तब इफ्रेम जिक्र करता है हेनरी नाम के आदमी का, जो हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। जब भी कहीं युद्ध होता है वो दोनों देश को हथियार बेचता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी का फायदा होता है। इफ्रेम कहता है कि मुझे उसकी जैसा बनना है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है एक लड़की पे, जिसे जाकर के वो छेड़ने लगता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है, जिसके साथ और भी लोग हैं। वो सारे लोग मिलकर के इन दोनों की धुलाई करते हैं। मार खाने के बाद जब ये लोग बैठे होते हैं तभी डेविड का फोन बजता है। ये फोन आया है बगदाद से। कैप्टन बताता है कि उन्हें बेरेटा पिस्टल्स चाहिए। इस बीडिंग को ये लोग ही जीते हैं, यानी इन्हें बगदाद बेरेटा पिस्टल्स भिजवाना है। अगर ये डील पूरी हो गई तब इनके हाथ में होगा $6 लाख और ये रकम बहुत बड़ी है। इस चीज को सुनने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जल्दी ही इनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। बगदाद से कैप्टन कॉल करके कहता है कि इटली में एक नया नियम लागू हुआ है, वो लोग कभी भी हथियारों को इराक नहीं भेजेंगे, तो अगर तुम्हारे हथियार इटली से आ रहे हैं तो दिक्कत होने वाली है। इन बातों को सुनने के बाद डेविड झूठ बोलता है और कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपके पास हथियार पहुंच जाएंगे, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इतना कहने के बाद वो सीधा पहुंचता है इफ्रेम के पास। इफ्रेम कहता है कि मेरे पास एक प्लानिंग है। हम सबसे पहले हथियारों को लेकर के जाएंगे जॉर्डन, जो कि बॉर्डर है, फिर हम वहां से पहुंचाएंगे हथियारों को बगदाद। डेविड को ये बातें समझ में नहीं आ रही, वो कंफ्यूज सा हो रहा है। तभी वो चला आता है घर पे। ईज ने आज एक पार्टी रखी है, उसके सारे के सारे दोस्त आ रखे हैं। डेविड ने किसी को भी नहीं बुलाया। पार्टी के दौरान जैसे ही उन्हें इफ्रेम के बारे में पता लगता है, एक आदमी कहता है कि मैं इफ्रेम को जानता हूँ, उसने अपने अंकल को धोखा दिया था एलेम। इस बात को सुनने के बाद डेविड चौंक जाता है, क्योंकि इफ्रेम ने उसे कहा था कि उसके अंकल ने उसे धोखा दिया था। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर इफ्रेम आ जाता है और जब वो देखता है कि यहाँ पे डिनर पार्टी चल रही है तब ये बात उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। जैसे ही डेविड बाहर आता है वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो और तुमने डिनर पार्टी में मुझे बुलाया भी नहीं। डेविड कहता है कि ये पार्टी ईज की है, इसीलिए सिर्फ उसके दोस्त आए हैं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया। वो इफ्रेम से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इफ्रेम कहता है कि एक दिक्कत हो गई है, हमारे सारे हथियार जॉर्डन के कस्टम पे सीज हो चुके हैं, अब उन्हें छुड़ाने के लिए कहीं हमें जॉर्डन जाना पड़ेगा। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी कैप्टन कॉल कर देता है बगदाद से और कहता है कि मुझे पता लगा कि हथियार सीज हो चुके हैं कस्टम पे। तभी इफ्रेम फोन लेता है और कहता है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, जो टाइम हमने आपको बताया है उस टाइम पर आपको सारे हथियार मिल जाएंगे। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी इन सारी बातों को सुन लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है वो डेविड पे कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम बेडशीट बेच रहे हो अमेरिकन आर्मी को। डेविड कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं अभी भी यूएस आर्मी के लिए काम कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो शांत करवाता है ईज को और ये लोग पहुंच जाते हैं जॉर्डन। कस्टम पे जाने के बाद जब ये लोग शिपमेंट के लिए बात करते हैं तब वो बताते हैं कि उन्हें कागजात चाहिए, तभी वो छोड़ेंगे। इफ्रेम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है और वो जाता है एक थर्ड पार्टी के पास। सारी बातों को सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि मुझे $1400 चाहिए। इफ्रेम मान जाता है और चला आता है अपने होटल वापस और इंतजार करने लगता है उस आदमी का। थोड़े समय के बाद वो आदमी आता है वापस सारे हथियारों के साथ। इफ्रेम कहता है कि हमें इन हथियारों को बगदाद पहुंचाना है, तुम इन्हें लेकर के हमारे पास क्यों आए हो। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है, ये हथियार अब तुम्हारे हैं, तुम्हें ही लेकर के जाना पड़ेगा बगदाद। ज्यादा से ज्यादा मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनके पास एक आखिरी रास्ता यही है कि ये खुद बगदाद जाए हथियारों को लेकर के। तब ये राजी हो जाते हैं और उस आदमी के साथ जाने लगते हैं। जैसे ये लोग बॉर्डर पे पहुंचते हैं एक बार फिर से पुलिस वाले इन्हें रोक देते हैं, मगर इफ्रेम को घूस खिलाने की आदत है। वो सबको घूस खिलाता है और घुस जाता है इराक। अब डेविड को लगता है कि सारी चीजें ठीक हो गई है। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अमेरिकी सेना तक पहुंचने के लिए। तभी रास्ते में डेविड देखता है कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं। इफ्रेम बताता है कि ये वही लोग हैं जिनसे अमेरिकी सेना लड़ रही है, ये दुश्मन है। ये लोग गाड़ी को भगाना शुरू कर देते हैं, मगर वो लोग भी इनके पीछे हैं। देखते ही देखते गोलियां चलने लगती है। डेविड की हालत खराब हो जाती है डर से। उसे लगता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है। तभी वो लोग देखते हैं कि यूएस आर्मी यहाँ पर आ गई अपने हेलीकॉप्टर से। उन्हें देखने के बाद पीछे वाले लोग भाग जाते हैं। फिर ये लोग सही सलामत पहुंचते हैं यूएस बेस पे। कैप्टन जब सारे पिस्टल्स को चेक करता है तब वो खुश हो जाता है। उसे पता है कि कितनी मुसीबतों का सामना करके ये लोग हथियारों को लाए हैं। अब बारी है इनके पैसे की। इनको सारा का सारा पैसा कैश में दिया जाता है। पैसों को लेने के बाद इन्हें हेलीकॉप्टर से वापस भेजा जाता है अमेरिका, सिपाहियों की तरह। डेविड को पहली बार जिंदगी में इतनी ज्यादा इज्जत मिली है जिसे देखने के बाद वो फूले नहीं समा रहा। जैसे ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं अपने लिए चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। दोनों ने अपने लिए सेम कलर की पोर्शी खरीदी हुई है और नया नया घर भी खरीदते हैं। नए घर को देखने के बाद ईज बहुत खुश होती है। अब इनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। इन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी कंपनी बना ली जिसमें
इनके अलावा और भी काम करने वाले लोग हैं। इसी बीच डेविड पिता भी बन जाता है। ईज ने एक बेटी को जन्म दिया है। तभी इन्हें पता लगता है कि पेंटागन में एक और रिक्वायरमेंट है, उन्हें AK-47 चाहिए, वो भी $300 मिलियन के। इस डील को देखने के बाद इफ्रेम की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि अगर इन्हें ये डील मिल गया तब इनकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। पूरी जिंदगी इन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। इन्हें $100 मिलियन का मुनाफा होगा। इन पैसों को सोचने के बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं, मगर इनकी हालत तब खराब होती है जब इन्हें पता लगता है कि इस डील के लिए इन्हें AK-47 के 100 मिलियन राउंड्स चाहिए और ये बहुत बड़ी चीज है। ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं एले एग्जीबिशन में और पता लगाना शुरू कर देते हैं हथियारों के बारे में। पूरा एग्जीबिशन घूमने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये डील इनके बस की नहीं है और ना ही यहाँ पर आए किसी इंसान की। इनको हजारों परमिट की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे शिपमेंट की। अंत में डेविड हार मान करके बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है हेनरी पे, जिसके बारे में उसे इफ्रेम ने बताया था। हेनरी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तब उसकी रस्सी हेनरी ने ही दी थी। हेनरी डेविड से कहता है कि मुझे तुम्हारे पार्टनर से भी मिलना है। वो दोनों को बताना शुरू करता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ इस डील में। मुझे पता है कि इतने राउंड्स कहाँ पर है, अल्बानिया में, सारे अनयूज्ड पड़े हुए हैं। डेविड इन सारी बातों को सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इस डील को तुम अकेले कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास सारी चीजें हैं तो फिर तुम हमारे पास क्यों आए हो? हेनरी कहता है क्योंकि सरकार ने मुझे बैन कर दिया है और उन लोगों ने मुझे वॉच लिस्ट पर भी रखा है। उनका मानना है कि मैं आतंकवादियों के साथ मिला हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये डील मैं तुम लोगों के साथ करूँ, तुम्हारी कंपनी के नाम पर, लेकिन मुझे अपना कमीशन चाहिए होगा। इन बातों को सुनते ही डेविड की हालत खराब हो जाती है। वो ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता जो आतंकवादियों के साथ मिल करके काम करता है। उसे ये बात पता नहीं कि आरोप सही है या गलत, वो बस काम नहीं करना चाहता। तभी फ्रेम उसे मनाना शुरू कर देता है कि हमारे पास इससे बढ़िया मौका नहीं होगा, बिना हेनरी के हम काम नहीं कर सकते। एक बार ये डील हो जाए उसके बाद अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी के लिए इस चीज को छोड़ देना। तब डेविड मान जाता है और ये दोनों पहुंच जाते हैं अल्बानिया। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि जितना इन लोगों ने सोचा था उससे भी ज्यादा राउंड्स यहाँ पर मौजूद है। तब ये पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता लगता है कि 40 साल पहले अल्बानिया ने इन सारे हथियारों को मंगवाया था दूसरे देशों पर हमला करने के लिए, मगर बाद में वो हमला नहीं कर पाया। तब से वो इन सारे हथियारों को बेचना चाहता है, मगर नाटो का एक ऐसा नियम है जिसके तहत वो अमेरिका को डायरेक्ट नहीं बेच सकता। इन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि क्यों इन्हें हथियार सस्ते में मिल रहे हैं। ये वापस आते हैं और बिडिंग लगा करके छोड़ देते हैं। अब इन्हें सिर्फ इंतजार करना है कि कब गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी आए। ठीक 5 महीने के बाद इन्हें हरी झंडी मिलती है कि ये बोली को जीत चुके हैं। अब इन्हें सारे कागजों को तैयार करना है। इफ्रेम और डेविड दोनों लग जाते हैं काम पे और सारे जाली कागजों को तैयार कर लेते हैं। फिर पहुंचते हैं ये लोग मीटिंग के लिए। मीटिंग में डेविड की हालत खराब है, मगर अब सारी चीजों को इफ्रेम संभालता है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान सारे राउंड्स को भिजवाना है। डेविड भी खुश है कि उनकी डील पूरी हो गई। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे पता लगता है कि ईज को पूरी बात पता लग गई है। वो उसे छोड़ करके जा रही है अपनी माँ के पास, मगर डेविड के पास समय नहीं है कि वो ईज को मनाए। वो पहुंच जाता है अल्बानिया। वहाँ जाते ही उसे एक और झटका लगता है। जब वो सारे राउंड्स को चेक करता है उसे पता लगता है कि अल्बानियन ने इन्हें बेवकूफ बनाया है। यहाँ पर जितनी भी गोलियां हैं वो सारी चाइनीज है और चाइनीज चीजों को ये लोग अमेरिकी सरकार को नहीं बेच सकते। आगे के जितने भी बॉक्सेस थे वो सारे अल्बानियन थे, उसके पीछे वाले सारे चाइनीज है और फिर से ये लोग दुविधा में फंस चुके हैं। मगर इफ्रेम के पास इसका भी सोल्यूशन है। वो कहता है कि हमें सिर्फ बॉक्सेस को चेंज करना है, किसी भी गोली पर चाइनीज नहीं लिखा होगा। वो लोग पहुंच जाते हैं एक अल्बानियन आदमी के पास और उसे पूरी बात बताते हैं। वो सीधा इनसे $1 लाख मांगता है सिर्फ पैकेजिंग के लिए। उसे पता है कि ये लोग फंसे हुए हैं और इन्हें भी ये बात पता है। ये लोग मान जाते हैं और ही पैकेजिंग शुरू हो जाती है। थोड़े समय के बाद इफ्रेम कॉल करता है डेविड को और बताता है कि हेनरी ने हमें धोखा दिया है। वो जितना कमीशन हमसे ले रहा है उसका सिर्फ 20% ही वो अल्बानियंस को दे रहा है। वो हमसे भी ज्यादा पैसे बना लेगा। अब मैं उसके बिना इस डील को करना चाहता हूँ। डेविड कहता है कि ऐसी गलती मत करना, हेनरी की पहुंच बहुत दूर तक है। मगर इफ्रेम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तब डेविड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। इस कंपनी के जितने मालिक तुम हो मैं भी उतना ही मालिक हूँ। ये बात सुनकर के इफ्रेम भड़क जाता है। उसका मानना है कि उसने डेविड को सारी चीजें सिखाई हैं। हमेशा से मालिक वही था और वही मालिक रहेगा। पार्टनरशिप की सिर्फ एक ही कॉपी पड़ी है उसके पास, वो उसे जला देता है। अब इस कंपनी में डेविड का कोई भी वजूद नहीं है। जैसे ये बात हेनरी को पता लगती है वो अल्बानिया में पकड़ लेता है डेविड को और पीटना शुरू कर देता है। ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब हेनरी ने बंदूक तान करके रखा है डेविड पे, मगर वो गोली नहीं चलाता, उसे ऐसे ही छोड़ करके चला जाता है। अब डेविड बहुत ही ज्यादा निराश है। उसे कैसे भी अमेरिका वापस आना है। जैसे ही वो पैकेजिंग के पास पहुंचता है उसे पता लगता है कि जितनी भी चीजें पैक हो गई थी वो अफगानिस्तान जा चुकी है। इस आदमी को अब पैसा चाहिए क्योंकि अभी भी पैकेजिंग चल रही है। यहाँ पर डेविड को पहली बार पता लगता है कि इफ्रेम ने इस आदमी को भी पैसा नहीं दिया। डेविड उसे कुछ नहीं कहता और चला आता है अमेरिका वापस आते ही वो सबसे पहले मिलता है ईज से और उससे वादा करता है कि उसने इस काम को छोड़ दिया और आगे भी नहीं करेगा, वो कोई और काम ढूंढ लेगा। ईज मान जाती है। तब डेविड पहुंचता है इफ्रेम के पास और उससे कहता है कि जितने भी राउंड्स अफगानिस्तान
पाकिस्तान पहुंच गए हैं उसका पेमेंट तुम्हें मिल चुका होगा, मुझे उसमें अपना हिस्सा चाहिए। तभी फ्रैम मना कर देता है। डेविड गुस्से में कहता है कि अगर 14 दिनों के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले तब मेरा वकील तुमसे बात करेगा। इनकी लड़ाई चल ही रही होती है, तभी राल्फ आता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की सुलह कराना चाहता हूँ, मगर इनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इफ्राइम जितने पैसे दे रहा है डेविड को उससे कई गुना ज्यादा पैसे चाहिए। वो कहता है कि मैं तुमसे चिल्लर नहीं मांग रहा। तब इफ्राइम मना कर देता है और डेविड धमकी देना शुरू करता है कि तुम्हारे सारे कागज नकली थे, मैं उन सबको ले आऊंगा मीडिया के सामने। तभी यहाँ पर FBI वाले चले आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं इन दोनों। तब हमें पूरी सच्चाई पता लगती है। जो आदमी इनकी पैकेजिंग कर रहा था उसे पैसे नहीं मिले, तब उसने रिपोर्ट कर दिया अमेरिकी सरकार को और सरकार ने लगा दिया FBI को। FBI वाले सबसे पहले पहुंचे राल्फ के पास और उसके बॉडी में वायर लगा दिया। तब राल्फ आया इनके पास। जैसे इन लोगों ने सारी बातों को एक्सेप्ट किया, FBI वालों ने पकड़ लिया इन्हें। अब एफ्रेम को सजा हुई है 4 साल की, मगर डेविड को कोई सजा नहीं हुई। उसे सिर्फ 7 महीने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है। जैसे जैसे समय बीतता है एक दिन डेविड देखता है कि उससे हेनरी मिलने आया है। हेनरी सबसे पहले माफी मांगता है कि उसने अल्बानिया में उसे पीटा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब FBI वाले तुमसे पूछताछ कर रहे थे तुम अगर चाहते तो मुझे बर्बाद भी कर सकते थे, मगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर इस डील में सच में किसी का फायदा हुआ है तो वो मेरा हुआ है, मैंने सच में पैसे बनाए हैं। इतना कहने के बाद वो एक ब्रीफकेस खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। कहता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं। तब डेविड कुछ पूछने की कोशिश करता है। हेनरी सिर्फ एक ही बात कहता है कि कोई भी सवाल मत पूछना, इन पैसों को लो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।